दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो वॉच आज लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन चुकी है, वो आज से कुछ सालों पहले एक अनाथ बच्चे ने बनाई थी। रोलेक्स एक अनाथ बच्चे के द्वारा बनाया गया ब्रांड है जिसका नाम है हैंस विल्सडॉर्फ, और आज ये दुनिया का लीडिंग वॉच ब्रांड है जिसे दुनिया के सारे अमीर लोग अपनी कलाई पर बांधते हैं और प्राउड फील करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक अनाथ बच्चा जिसके पास फैक्ट्री तो छोड़ो, खाना खाने तक के पैसे नहीं थे, उसने दुनिया की सबसे पॉपुलर और सबसे महंगी घड़ियों का ब्रांड कैसे खड़ा कर दिया। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 22 मार्च 1881 को हैंस वेस्डॉर्फ का जन्म जर्मनी के एक छोटे शहर में हुआ था। बचपन में हैंस का जीवन बहुत सामान्य था। जब वो केवल 11 साल के थे तब उनकी माँ का निधन हो गया था। ये सदमा उनके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उनकी मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। 1 साल बाद उनके पिता भी चल बसे। अब हैंस और उसके भाई बहन अनाथ हो चुके थे। हैंस के माता पिता ने उनके लिए कुछ संपत्ति छोड़ी थी, लेकिन उनके चाचा ने उसे बेच दिया और हैंस को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, जहां हैंस को कहीं अधिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। बोर्डिंग स्कूल में हैंस की लाइफ बड़ी ही टफ थी। बाकी बच्चों के माता पिता उनसे मिलने आते थे, लेकिन हैंस को कोई देखने वाला भी नहीं था। क्लास के बाकी सारे स्टूडेंट्स उनकी इस स्थिति का मजाक उड़ाते थे, जिसे वो और अकेला महसूस करते थे। लेकिन इस अकेलेपन और कठिनाइयों ने उन्हें और मजबूत बना दिया। उन्होंने क्लास की बुलिंग और हंसी मजाक से अपना ध्यान हटाकर अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई में लगा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश उनके पसंदीदा सब्जेक्ट बन गए और आगे चलकर यही स्किल्स उनके बिजनेस में बहुत काम आई। स्कूल के दिनों के दौरान ही हैंस की मुलाकात एक स्विट्जरलैंड के स्टूडेंट से हुई, जिसने हैंस को ला चॉइक्स डे फॉन्ट्स के बारे में बताया कि यही वो जगह है जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन घड़ी बनाई जाती है। इस मुलाकात ने हैंस के मन में घड़ियों के लिए रुचि जगा दी और उन्होंने ये तय कर लिया कि अब से जो कुछ भी करना है वो बस घड़ी की फील्ड में ही करना है। स्कूल खत्म होने के बाद हैंस ने जर्मनी को छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड में एक घड़ी की कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दी, जहां उनका काम था पॉकेट वॉच को चाबी देना, वाइंड करना और उनकी एक्यूरेसी को चेक करना। उस दौर में पॉकेट वॉच जेंट्स के लिए और रिस्ट वॉचेस लेडीज के लिए होती थी। हैंस को ये असामान्य लगा। उसने महसूस किया कि रिस्ट वॉचेस सिर्फ लेडीज ही पहने, ऐसा कोई आभूषण नहीं है। वो तो एक टेक्नोलॉजी है जिसका कोई जेंडर नहीं होता। हैंस को घड़ियों के प्रति इतनी दिलचस्पी थी कि वो अपने फ्री टाइम में घड़ियों को खोलकर उनके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते थे। इसके साथ ही वो लगातार अपने गोल पर भी ध्यान बनाए हुए थे कि आखिर रिस्ट वॉचेस को पुरुषों के बीच पॉपुलर कैसे बनाया जाए। उन्होंने तय किया कि एक दिन वो रिस्ट वॉचेस को इस तरह बनाएंगे कि जेंट्स भी इसे पहनने में प्राउड फील करे। 1903 में हैंस ने लंदन की तरफ रुख किया। वहां उन्हें एक घड़ी की कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग की नौकरी मिली। इसी दौरान उन्होंने जाना कि ग्राहक केवल सुंदर घड़ियां ही नहीं चाहते, बल्कि एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी भी उनकी प्राथमिकता है। फिर 1905 में 24 साल की उम्र में हैंस ने अपने ब्रदर इन लॉ अल्फ्रेड डेविस के साथ मिलकर विस्डॉर्फ एंड डेविस नाम से अपनी खुद की वॉच डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शुरू कर दी। यह कंपनी मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड में बनी घड़ियों को ब्रिटेन में बेचने का काम करती थी। हैंस को पूरा यकीन था कि रिस्ट वॉचेस का भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन वो केवल वॉचेस डिस्ट्रीब्यूशन का व्यापार नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो खुद की बनाई हुई घड़ियों का एक ऐसा ब्रांड डेवलप करना चाहते थे जो टाइम के मामले में एकदम एक्यूरेट हो, साथ ही साथ ड्यूरेबल भी हो और फैशनेबल भी। इसलिए हैंस ने अपनी कंपनी का नाम विस्डॉर्फ एंड डेविस को हटाकर 1908 में रोलेक्स नाम से रजिस्टर कर लिया। रोलेक्स नाम चुनने के पीछे भी उनके पास कई कारण थे, जिसमें एक ये था कि रोलेक्स एक ऐसा वर्ड है जो बोलने में ही प्रीमियम और परफेक्ट साउंड करता है। एट द एंड हैंस को समझ आ गया था कि एक अच्छी घड़ी के साथ साथ एक बेहतरीन ब्रांड नेम होना भी बहुत जरूरी है। इसी का नतीजा था कि कुछ ही समय में रोलेक्स वॉचेस लोगों के बीच पॉपुलर होने लगी थी, लेकिन असली क्रांति होना तो अभी बाकी थी। जैसे ही रोलेक्स की सेल्स बढ़ने लगी, हैंस ने ज्यादा से ज्यादा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनका लक्ष्य था एक ऐसी घड़ी बनाना जो न केवल बेहद एक्यूरेट हो, बल्कि पानी में भी काम कर सके। और 1926 में उन्होंने इस गोल को हासिल कर लिया और दुनिया के सामने एक मास्टरपीस पेश किया, जिसका नाम रखा रोलेक्स ऑयस्टर। इस घड़ी का नाम ऑयस्टर इसलिए रखा गया क्योंकि यह समुद्र में मिलने वाली ऑयस्टर की तरह पूरी तरह से वाटरप्रूफ थी। हालांकि इस रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन के बावजूद बहुत से लोगों को हैंस के दावे पर बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय मार्केट में जितनी भी वॉचेस थी वो ज्यादातर पानी के थोड़े से संपर्क में आने पर ही खराब हो जाती थी। इसलिए एक वाटरप्रूफ घड़ी का आइडिया लोगों को इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन हैंस इस चैलेंज के लिए पहले से ही तैयार थे।
उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है, उन्हें अपने ब्रांड की एक स्टोरी भी सुनानी होगी जो लोगों का ध्यान खींचे और उन्हें असंभव को संभव मानने पर मजबूर कर दे। और उन्होंने ठीक यही किया। 1927 में हैंस विस्डॉर्फ ने एक ऐसा अवसर देखा जिस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया था। एक यंग स्विमर मर्सिडीज ग्लाइड्स, जो अपने बेहतरीन स्विमिंग स्किल्स के लिए जानी जाती थी, उसने उस समय यह दावा किया कि वो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार कर चुकी है। इंग्लिश चैनल जो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट स्विम चैनल है। जब लोगों ने उनके इस दावे को सुना तो उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। इस पर मर्सिडीज को लगा कि उसे अब सबके सामने अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहिए, इसलिए उसने जल्द ही ये घोषणा कर दी कि वे दोबारा से दुनिया की सबसे बड़ी स्विम चैनल इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करेंगी। जैसे ही हैंस को इस बात का पता चला, वे तुरंत मर्सिडीज ग्लाइड्स के पास गए और उसे ये समझाने में सफल रहे कि जब भी वो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करे, वो अपनी कलाई पर रोलेक्स ऑयस्टर घड़ी पहने। और उसने ऐसा ही किया। अब हैंस को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। रोलेक्स ऑयस्टर घड़ी ने समुद्र की कठोर परिस्थितियों में बिना किसी समस्या के काम किया, जिससे इसकी मजबूती और एक्यूरेसी साबित हो गई। हैंस ने समय बर्बाद नहीं किया और लंदन के डेली मेल अखबार में एक पूरे पेज का एडवर्टाइजमेंट दे दिया, जिसमें बताया गया कि रोलेक्स ऑयस्टर घड़ी ने इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट नहीं था, ये एक स्टोरी थी जिसने लोगों का ध्यान खींचा और उनके इमेजिनेशन को जगाया। हैंस यही नहीं रुके। उन्होंने समझ लिया था कि लोगों को ये खुद देखने की और फील करने की जरूरत है कि वाटरप्रूफ घड़ी कैसे काम करती है। इसलिए उन्होंने लंदन की दुकानों में फिश बॉल्स रखवाए, जिनमें मछलियों के साथ साथ रोलेक्स ऑयस्टर घड़ियां भी डूबी हुई थी। और जब लोग दुकानों में आते और घड़ियों को पानी में डूबा हुआ देखते तो वे हैरान हो जाते कि घड़ियां अभी भी कैसे सही तरीके से काम कर रही है। इस डिस्प्ले ने लोगों पर गहरा असर छोड़ा और ब्रांड पर भरोसा बनाया। हैंस की इस इनोवेटिव सोच और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के कारण रोलेक्स ऑयस्टर भरोसेमंद और सटीकता का सिंबल बन गई। एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट और एक पावरफुल स्टोरी के कॉम्बिनेशन ने रोलेक्स को दुनिया के सबसे प्रीमियम वॉच ब्रांड्स में से एक बना दिया। लेकिन हैंस का अप्रोच सिर्फ एक घड़ी बेचने तक सीमित नहीं था, बल्कि एक एक्सपीरियंस और एक विरासत बनाने के बारे में भी था जो जनरेशन तक चले। इसलिए जब 1953 में हैंस को पता चला कि दो दिग्गज माउंटेनियर्स तेंजिंग नार्गे और सर एडमंड हिलरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले हैं, तो उन्होंने तुरंत इन दोनों को रोलेक्स घड़ियां पहनने के लिए दे दी। और जब ये दोनों एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बने, तब उनकी कलाई पर रोलेक्स की घड़ी थी। ये सिर्फ एक साधारण चढ़ाई नहीं थी और न ही ये कोई छोटी उपलब्धि थी। इस दौरान रोलेक्स हर कदम पर इन माउंटेनियर्स के साथ था, जीरो टेम्परेचर और इंटेंस प्रेशर को सहते हुए। एक बार फिर रोलेक्स ने यह साबित कर दिया कि यह घड़ी सिर्फ समय दिखाने के लिए नहीं, बल्कि नए नए अचीवमेंट्स और लीजेंड्स बनाने के लिए है। हैंस को अच्छे से पता था कि इन हिस्टोरिकल मोमेंट्स को मार्केटिंग में कैसे इस्तेमाल करना है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय की खबर को दुनिया भर में प्रमोट किया। इसी तरह 1935 में जब रेस कार ड्राइवर मैकलोम कैंपबेल ने वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड तोड़ा और 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाई, तब भी उनके हाथ में रोलेक्स की घड़ी थी। और तब कैंपबेल ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी दी कि जब मैं इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता हूं, तो मुझे कोई ऐसा साथी चाहिए जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकूं। और ये साथी कोई और नहीं बल्कि मेरी कलाई पर बंधी रोलेक्स वॉच है। रोलेक्स और हैंस विस्डॉर्फ की कहानी सिर्फ यही तक नहीं रुकती है। ये कहानी आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी जुड़ती है, जिसके दौरान घड़ियां सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं थी, बल्कि लाखों सैनिकों की जान बचाने का एक जरिया थी। युद्ध के दौरान सटीक टाइमिंग बहुत जरूरी था। सैनिकों को अपने अटैक्स को सही समय पर कोऑर्डिनेट करना होता था। इस चुनौती को देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि सारे सैनिकों को रोलेक्स की घड़ियां दी जाएंगी, चाहे कीचड़ हो या तेज बारिश। इन घड़ियों ने सैनिकों को कई तरह से मदद की। जब आम जनता ने देखा कि सरकार भी रोलेक्स पर भरोसा कर रही है, तो इसकी सेल्स और बढ़ गई। रोलेक्स ऑयस्टर पहले ही धमाल मचा चुकी थी, लेकिन हैंस इसे और बेहतर बनाना चाहते थे। उस समय की सभी घड़ियों को मैन्युअली वाइंड करना पड़ता था, यानी यूजर को बार बार घड़ी को चाबी देनी पड़ती थी ताकि वो सही समय दिखा सके। इसलिए हैंस ने ऐसी घड़ी बनानी चाहिए जो ऑटोमेटिक हो और जिसे बार बार मैन्युअली चाबी भरने की जरूरत न पड़े। इसी सोच के साथ उन्होंने दुनिया की पहली सेल्फ वाइंडिंग रिस्ट वॉच लॉन्च की, रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल।
इस घड़ी में परपेचुअल रोटर था, जिसका मतलब था कि जब भी आप इस घड़ी को पहनकर हिलेंगे तो ये आपकी मूवमेंट से खुद चार्ज हो जाएगी और बार बार घड़ी को उतार कर चाबी देने की जरूरत नहीं थी। इस इनोवेशन ने रोलेक्स की रेपुटेशन को और भी ऊंचा कर दिया। धीरे धीरे हैंस ने हर वो मुकाम हासिल किया जो वो पाना चाहते थे। सोचिए, एक अनाथ बच्चा जिसके खाने पीने और रहने का कोई ठिकाना नहीं था, ना ही किसी व्यक्ति का कोई सपोर्ट, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने दुनिया की सबसे अच्छी और महंगी घड़ियों का ब्रांड बना दिया। हैंस ब्रिस्टॉर्फ की कहानी ये सिखाती है कि अगर आपके पास सपने, मेहनत और इनोवेशन है तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक अनाथ बच्चे से लेकर दुनिया के सबसे बड़े वॉच ब्रांड के निर्माता बनने तक का हैंस ब्रिस्टॉर्फ का सफर हर किसी को प्रेरणा देता है। तो अगली बार जब आप रोलेक्स घड़ी देखें तो उसे स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि एक मोटिवेशन के रूप में देखें। अगर आपके पास पैशन, डेडिकेशन और क्लियर गोल है तो आप बिना किसी के सहारे भी सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।